हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे छोटा सा प्यारा से चैनल में। आज देखिए बात करने वाले हैं मिश्रण का, यानी कि मिश्रण से हम कैसे यानी कि अलग अलग पदार्थ को यानी कि उससे विभक्त यानी कि कैसे हम पृथक्करण करते हैं, कैसे हम बांटते हैं, यानी कलर कैसे हम अलग करते हैं। तो इस वीडियो में इस सब के बारे में पूरा डिटेल सब जानेंगे। तो इससे पहले मैंने अभी जस्ट वीडियो बनाया था, लेकिन कुछ लाइट चल गया था जिसके कारण मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण के बारे में डिटेल से हम समझने का प्रयास करेंगे। चुंबकीय पृथक्करण क्या होता है, तो देखिए चुंबकीय पृथक्करण को जानने के लिए आप देखिए चुंबक के बारे में, तो चुंबक के बारे में सुने होंगे, चुंबक के बारे में जाने होंगे, डिटेल से जानेंगे। तो चुंबकीय पृथक्करण में क्या होता है, यानी कि और चुंबकीय पदार्थ क्या होता है जिसमें कि चुंबक उसे नहीं सटता है। जैसे कि मान लीजिए कि चुंबक इसमें सट सकता है, बिल्कुल नहीं सटता। इसमें चुंबक सट सकता है, बिल्कुल नहीं। तो चुंबकीय पदार्थ जैसे कि देखिए क्या, जैसे लोहा CONI यानी निकेल, लोहा, कोनी, ये तीनों जो होता है, ये तीनों यानी कि यही तीनों है जो चुंबकीय पदार्थ है। ये तीनों में ही क्या होता है, यानी कि चिपक सकता है। कौन, यानी कि चुंबक जो होता है यही तीनों में चिपक सकता है, बाकी बात किसी में नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये तीनों जो है यानी कि FeCONI, ये तीनों में क्या होता है, ये चुंबक जो होता है क्या होता है, इसमें चिपक जाता है। ठीक है, ये जो चुंबक जो होता है यानी कि चुंबक जो चिपकता है लोहा में, यानी कि लोहा में जाके आज और चुंबकीय पदार्थ जो कि नहीं चिपकता है, देखिए नहीं चिपकता। तो चुंबकीय और चुंबकीय पदार्थ को समझने के लिए सबसे पहले जानेंगे चुंबकीय क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। चुंबकीय जो होता है जो कि दूसरे में जाके चिपक जाता है, लोहा में हो सकता है, निकेल में हो सकता है, कोबिन में, कोनिन में हो सकता है। तो ये तीनों में जाके क्या होता है, चिपक जाता है कोविन में। तो ये क्या होता है, चुंबकीय जो होता है, चुंबकीय इस तीनों में जाके चिपक जाता है। चुंबकीय पदार्थ जिसमें जाके चिपकता है, और वो चुंबकीय मतलब जिसमें कि नहीं चिपकता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि इसमें चिपक सकता है, बिल्कुल नहीं चिपकता है। आप लोग देखे होंगे, जैसे कि आप लोग बचपन में या पहले भी आप लोग देखे होंगे, जो क्या होता है कि आप यानी कि मान लीजिए कि कोई चुंबक ले लिया कोई, यानी कि मैग्नेट ले लिया आप, कोई रस्सी में बांध के आप जहां भी जाते होंगे, पहले बचपन में से बहुत सारा खेला खेलते होंगे, जिसमें कि आप रोड में भी चलते हैं, रेत में भी जाते होंगे। तो रेत में क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा जो कण होता है, यानी कि बालू के अलावा, यानी कि लोहा के अलावा और भी उसमें बहुत सारा कण हो जाता है, बहुत सारा मिल जाता है। तो बहुत सारा कण होता है, ये नहीं कि सिर्फ देखिए वही होता है। यही तीनों जो कण होता है, ये तीनों कोई भी जाके उसमें क्या होता है, उसमें जाके चिपक जाता है। किसमें, तो वह यानी कि चुंबक में। ठीक है, चुंबक में, तो चुंबक में चिपक जाता है। तो आप लोग जैसे कि आप जब चुंबक का इस्तेमाल और भी यानी कि और भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे, यानी काशी में, यानी कि काशी में क्या होता है, जैसे सिक्का जब फेंक देता है नदी में या समुद्र में, यानी कि फेंक देता है, यानी कि नदी में देखे होंगे जैसे फेंक देता है, या रेत में यानी कि बालू में जब फेंक देता है, तो क्या होता है वहाँ, यानी कि चुंबक के सहायता से बहुत सारा यानी कि क्या होता है, सिक्का को यानी कि जमा किया जाता है, चुंबक के सहायता से निकाला जाता है। यानी कि बाल्टी भी कुआं में गिर गया तो आसानी से उसे निकाला जा सकता है। और भी बहुत सारा ऐसा है जिसमें धातुई पदार्थ अगर गिर गया है तो उसे आसानी से यानी कि चुंबक की सहायता से आसानी से निकाला जा सकता है। तो चुंबक का इस्तेमाल हम बहुत सारा विधि से हम कर सकते हैं। तो चुंबकीय पृथक्करण यानी कि चुंबक की सहायता से हम किसी भी, यानी कि लोहा हो गया, निकेल हो गया, कोबिन, ये सब किसी तीनों के सहायता से क्या करते हैं हमें, कि जो लोहा होता है उसे हम खींच सकते हैं, यानी कि आसानी से निकाल सकते हैं। निकेल भी हो सकता है, उसे आसानी से क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। तो पृथक्करण में यही समझना है कि देखिए और एग्जाम्पल समझिए, देखिए और समझाते हैं। मान लीजिए देखिए क्या है, एक कटोरा ले लिए, यानी कि कटोरा में क्या है, सल्फर का, यानी कि इसमें सल्फर है, बहुत सारा क्या है, सल्फर है। और सल्फर में क्या हुआ, इससे सल्फर अब कोई इसमें सल्फर में क्या गया, यानी कि लोहा का इसमें यानी कि कण गिर गया, लोहा का सब छोटा छोटा कण, जिसे कि आप दांत यानी कि हाथ से आप नहीं पकड़ सकते, बहुत छोटा हो गया, छोटा है इतना सूक्ष्म नहीं हुआ बल्कि छोटा हो गया। तो उससे आप कैसे अलग करेंगे, तो सिंपल से अलग करने का चुंबक, यानी कि चुंबक की सहायता लेंगे। चुंबक को जैसे आप इसमें डालिएगा, ठीक है, चुंबक को ऐसे डालेगा, यानी कि डालेगा तो क्या होता है, यानी कि जैसे लोहा का जो कण होगा फटाक से जाके इसमें क्या होगा, चिपक जाएगा। लेकिन ये जो गंधक का होगा, यानी गंधक जो होगा, गंधक इसमें जाके क्या होगा, नहीं चिपकेगा। गंधक इसमें यानी कि सल्फर इसमें नहीं चिपकता, जबकि जो लोहा का जो कण है इसमें जाके क्या होता है, कि चुंबक में जाके चिपक जाता है। तो सिंपल से यही समझिए। ऐसे भी देखे होंगे बहुत सारा नदी में, बोल रहा है एग्जाम्पल दे, नदी का एग्जाम्पल, नदी समुद्र में, रेत में कि होता है कि बहुत सारा चुंबक होता है। और देखिए चुंबकीय पृथक्करण का ज्यादा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जैसे जानते होंगे कि धातु कर्म क्या है, धातु कर्म जैसे कि देखें लोहा को कैसे निकाला जाता है, यानी कि पृथ्वी, यानी कि खाने के बाद, यानी कि उत्खनन करने के कार्य में लोहा सारा निकलता है। लेकिन ओरिजिनल है कि जैसे कि डायरेक्ट तो लोहा प्राप्त नहीं होता, उसमें
बाद बहुत सारा धूल कंकड़ यानी बालू वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज रहता है, उसको छाटने के लिए यानी कि उसको अच्छी तरह से लोहा को परखने के लिए ये चुंबकीय पृथक्करण का इस्तेमाल किया जाता है। चुंबकीय क्रिया का चुंबकीय पृथक्करण का इस्तेमाल करते ताकि लोहा को हम अच्छी तरह के पकड़ सके, यानी पकड़ नहीं सके अच्छी तरह के, यानी कि लोहा को हम ला सके, यानी कि अच्छा उसमें वगैरह वगैरह जो यानी एक्स्ट्रा में जो लोहा के अलावा जो धातु अलग है उसे हम अलग निकाल सके। तो यही क्रिया का वहाँ इस्तेमाल किया जाता है, पृथक्करण चुंबकीय पृथक्करण की क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चुंबकीय पृथक्करण सिंपल से कुछ नहीं था, यानी कि चुंबक से यानी कि चुंबक और चुंबकीय पृथक्करण और चुंबकीय पदार्थ से चुंबकीय पृथक्करण को बाहर निकालना, समझे क्या? यही दोनों धातु कण तो समझिए गए। तो यही होता है FeO यानी कि धातु यानी कि जो चुंबकीय पदार्थ यही यानी तीनों होता है, यही चुंबकीय FeCO यानी कि क्या हुआ, तो लोहा हो गया और निकेल हो गया और कोबाल्ट हो गया। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या है, ऊर्ध्वपातन यानी कि चुंबक से सिंपल समझेंगे, चुंबक के साथ यानी लोहा का कण खींचना, बस यानी कि कोई भी धातु को यानी क्या खींचना, बस चुंबकीय पृथक्करण से। ऐसे ऐसे किसी भी तरह एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं। अब देखिए आगे क्या है, ऊर्ध्वपातन को समझने के लिए सबसे पहले ऊर्ध्वपातित पदार्थ क्या होता है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ सीधे यानी कि सीधे द्रव में ना बदल के बल्कि डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। इस तरह के एग्जांपल आपको बताया था, जैसे कि कर्पूर। आप वो लोग कपूर को देखे होंगे, कपूर को नवसादर ये जैसे ठोस कार्बन ये सब क्या उत्पादित पदार्थ है। तो ये उत्पादित पदार्थ है, इसे यानी कि उत्पादित जो पदार्थ है, तो इससे क्या होता है, इसे आप जब भी यानी कि गर्म कीजिएगा तो ये द्रव में नहीं परिवर्तित होता, डायरेक्ट क्या होता है, गैस में परिवर्तित, डायरेक्ट क्या होता है, गैस में। तो उत्पादन की क्रिया से हम देखिए कैसे पता लगाएंगे कि कैसे हम निकालेंगे, कैसे हम इसको अलग करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, मान लीजिए कोई नमक है, नमक यानी कि अगर देखिए जैसे कि एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए कि उत्पादन की क्रिया से आपको बोल रहा है कि आप इसमें कर्पूर में यानी कि देखिए पहले समझिए, पहले एक कटोरा लिए, इसमें सिंपल से एक कटोरा लिए, कटोरा में क्या किया कि कपूर का जो कण है इसमें बहुत सारा कपूर का कण यानी कि छोटा छोटा हो गया, इसमें घुल गया यानी कि इसमें मिला हुआ है, तो कपूर है। इसमें साथ ही साथ में नमक का भी कण इसमें क्या हुआ, मिल गया। तो देखिए नमक को और कपूर को हम कैसे अलग करेंगे, इसमें नमक है और साथ साथ क्या है, इसमें कपूर। तो जैसे यानी कि आप जानते होंगे कि इसे गर्म करते हैं, इसमें गर्म करें टेम्परेचर देने के बाद, तो जैसे आप इसमें गर्म कीजिएगा, गर्म कर इसको एग्जाम समझने के लिए सबसे पहले देखिए इतना तो कपूर लेनी है। इसमें क्या कीजिए, ठेपिया ले लीजिए, यानी कि कीप ले लीजिए। कीप क्या कीजिए, कीप की सहायता यानी कि जब कीप का जो मुंह जो होता है, मुंह करने की जो नीचे और पीछे का जो भाग होता है, वहाँ क्या कीजिए, रुई ले लीजिए, रुई के साथ जाने क्या वहाँ बंद कर दीजिए, क्या कीजिए, बंद कर दिए रुई के साथ। अब जैसे ही इसमें गर्म कीजिएगा तो क्या उत्पादित पदार्थ तो कपूर है, आप लोग जानते हैं कपूर जो है, तो ये उत्पादित पदार्थ नहीं द्रव में बदलता, डायरेक्ट क्या बदलता है, गैस में बदलता है। जैसे आप इसमें गर्म कीजिएगा, उष्मा देने के बाद क्या होता है, जैसे यानी कि गर्म कीजिएगा तो ये क्या होता है, डायरेक्ट गैस में बदलता है। और गैस में बदलने के बाद ये क्या होगा, संघनित यानी जमा हो जाएगा। जमा होने के यहाँ क्या होता है, जैसे रुई जो आप दिए हैं, रुई के पास क्या होगा, जमा हो जाएगा। और रुई को आप यहाँ से जमा होने के बाद रुई को आप यानी कि इस तरह यानी कि जैसे आप दाबिएगा तो क्या होगा, छुड़छुड़ा कर यानी कि भूरा कर के माध्यम से वो क्या होता है, कपूर बाहर हो जाता है, पूरा कपूर बाहर। नमक यहाँ बच जाता है, बाकी कपूर क्या होता है, यहाँ आके जमा होता है। तो सिंपल सी उत्पादन की प्रक्रिया में यहाँ नमक और कपूर को अलग कर सकते हैं, सिंपल सी। तो उत्पादन की क्रिया यानी कि कपूर को नसादा यानी कि ठोस कार्बन, ये सब क्या है, तो ये सब उत्पादित पदार्थ है। आप लोग तो इसीलिए देखिए उत्पादित कुछ नहीं है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई तो उत्पादन क्या है, तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वो द्रव में बना परिवर्तित होकर डायरेक्ट क्या बनता है, डायरेक्ट गैस में परिवर्तित, वही प्रक्रिया क्या कहा जाता है, उत्पादन। इसमें कैसे कहेंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें कि उत्पादित पदार्थ द्रव में ना परिवर्तित होकर डायरेक्ट क्या बदलता है, गैस में परिवर्तित होता है। और गैस को जमा करने के बाद फिर से हुआ यानी कि अलग हम पदार्थ को बना सकते हैं। जैसे कि देखिए नमक का अलग कर दिए, कपूर का अलग कर दिए, तो वही उत्पादन की क्रिया की सहायता से। तो सिंपल से कुछ नहीं, उत्पादन की क्रिया सिंपल से, कि कोई जब उत्पादित पदार्थ के बारे में आप लोग पहले जानते होंगे तो सिंपल से आप लोगों को क्लियर से समझ में आता होगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो देखिए उत्पादित पदार्थ जैसे कपूर है, नवसादर है, ठोस कार्बन है और सारा होता है। तो देखिए हमने इससे पहले आप देखिए आगे कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है वाष्पन के बारे में आप लोग जाने होंगे, देखे होंगे, बहुत तरह के साथ वाष्पन तो आप देखे होंगे।
सिंपल सी आप देखिए बाष्पन को समझने के लिए आप लोग देखिए बाष्पन को आप लोग देखेंगे पानी क्या होता है। पानी के जो हमारे खाना बनता है चावल जो सीखता है चावल से भी पानी क्या होता है बाष्पित होकर बाहर जाता है। समुद्र में भी क्या होता है बाष्पन की क्रिया से क्या होता है पानी बाहर जाता है। तो देखिए बाष्पन आप मान लीजिए कि बाष्पन को समझने के लिए मान लीजिए फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए एक कटोरा लिए। ओके, कटोरा में क्या नमक, इसमें नमक है, ठीक, क्या है नमक है, इसमें नमक है और साथ साथ इसमें क्या है जल है, क्या है। तो आप बाष्पन की क्रिया से मान लीजिए नमक और जल घुल गया, ठीक है। नमक बाष्पन का आपको बोल रहा है कि आप नमक लीजिए, नमक है और पानी क्या हुआ आपस में क्या हुआ दोनों घुल गया यानी कि मिल गया। तो बताइए कि उसको हम अलग कैसे करेंगे। तो बहुत लोगों को लगता है कैसे अलग करेंगे, अरे कि दोनों में नमक और पानी मिल शरबत बन गया तो उसको अलग कैसे करेंगे। तो सिंपल से आसानी से अलग कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आसानी से अलग कर सकते हैं। क्या करेंगे, तो जैसे कि नमक क्या होगा जैसे जल में घुल जाएगा तो क्या करेंगे हम उसको क्या करेंगे टेम्परेचर गर्म करेंगे। कितना, तो अब आप लोगों को पता होगा कि जो जल का जो क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे जाएगा क्या होगा सारा पानी क्या होगा गायब हो जाएगा यानी कि सूख जाएगा ना पूरा पानी, क्या होगा पूरा पानी। तो क्या करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे गर्म होगा तो क्या होगा पूरा पानी क्या होगा, पूरा पानी क्या होगा बाष्पन की क्रिया से क्या होगा पूरा गायब हो जाएगा। बाकी बात क्या बचेगा इसमें नमक बचेगा, वही नमक यानी कि आसानी से उसे प्राप्त कर सकते हैं बाष्पन की क्रिया से। सिंपल सी मान लीजिए जैसे अगर चीनी रहता तो चीनी को भी सिर्फ उसी प्रकार से प्राप्त कर सकते थे। तो सिंपल से कुछ नहीं बाष्पन की क्रिया से यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर हम जानते हैं कि जल को गर्म करें 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे कितना उसका होगा क्या होगा जल गायब हो जाएगा और सिंपल से यानी कि आसानी से उसे जल यानी नमक को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बाष्पन को हम कैसे समझेंगे, तो सिंपल से इसी तरह से समझेंगे कि वाष्पन एक ऐसी प्रक्रिया है, वाष्पन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वाष्पन यानी कि वाष्पन पृथक्करण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस जिसमें कोई द्रव को जिसमें कोई दो पदार्थ जैसे कि ठोस में जैसे कि नमक और द्रव में लिक्विड यानी कि जल को जब गर्म करें तो गर्म करने के बाद क्या होता है यानी जब जानते हैं कि जल का जो क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है जल की पूरा गायब होता है जबकि बच जाता है नमक, क्या बच जाता है नमक। तो इसी प्रक्रिया में क्या होता है नमक ठोस के रूप में प्राप्त होता है जबकि पूरा जल गायब होता है। तो इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बाष्पन। सिंपल सी बाष्पन किसी भी तरीके से आप समझते हैं यानी कि पूरा प्रक्रिया कहते हो कि आप एक बीकर लेते हैं, बीकर में नमक, बीकर में जल का और जल और नमक का घोल में डालने के बाद क्या करते हैं वो स्टैंड की सहायता से उसे परखनली में डालते हैं। डालने के बाद क्या उसमें उसे गर्म करते हैं। हम जानते हैं कि जल का उतना कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे जाएगा पूरा जल क्या होगा गायब हो जाएगा और जल गायब होते ही क्या बच जाएगा लास्ट में नमक। तो नमक को क्या करेंगे लास्ट में यानी कि लास्ट में जिसका उपयोग कर रहा है लास्ट पर नमक का इस्तेमाल हम प्रयोग नहीं करेंगे जो नमक का प्रयोग करना होगा। सिंपल सी कुछ नहीं था नमक के बारे में बिल्कुल माने बाष्पन की क्रिया में कुछ नहीं था सिंपल सी। अब क्या है रवाकरण, क्या है रवाकरण। तो रवाकरण यानी कि जो बाष्पन की क्रिया थी इसमें यानी कि जैसे आप गर्म कीजिए कि रवा के रूप में इसमें रवा के रूप में क्या होता है नमक रहता है सिंपल से रवाकरण। अब देखिए ऐसे नहीं समझते अगर रवाकरण में आगे बढ़ते उसमें क्या होता है देखिए उसमें समझिएगा परहेज कीजिएगा सिंपल से आप लोगों को अच्छा से समझ आएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि रवाकरण में विधि में रवाकरण की विधि में क्या होता है इसमें क्या आता है देखिए इसका डिफिनेशन क्या दिया हुआ समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा देख लेंगे क्यों सही आ रहा है कि नहीं, एक मिनट, चलिए बहुत अच्छा। क्या है देखिए रवाकरण की विधि को समझिए ध्यानपूर्वक क्या है रवाकरण की विधि। तो रवाकरण की विधि में क्या देखिए इसका डिफिनेशन क्या देखिए वह प्रक्रिया जिसमें बिलियन से शुद्ध ठोस पदार्थ रवा के रूप में प्राप्त किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है सेम वही प्रक्रिया थोड़ा सा कुछ अंतर है समझने का प्रयास कीजिए। इसमें भी कोई यानी कि बिलियन हो यानी कि जल हो, ठीक है, बिलियन यानी कोई जल हो इसमें ठोस कोई नमक हो, ठीक है, इसमें कोई ठोस हो यानी कि नमक हो, जल हो और ठोस यानी कि ठोस में नमक भी ले सकते कुछ भी ले सकते यानी ठोस कोई ठोस हो, ठीक है, जल हो और साथ साथ ठोस पदार्थ हो कोई ठोस। तो देखिए वह प्रक्रिया जिसमें किसी बिलियन से शुद्ध ठोस पदार्थ को रवा के रूप में प्राप्त किया जाता है रवाकरण विधि कहलाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो जल होता है ये गैसीय रूप में होता है। गैसीय रूप में कहने का मतलब ये है क्या है रवाकरण विधि। रवाकरण के बारे में हम जानेंगे रवाकरण क्या है।
तो वह प्रक्रिया जिसमें बिलियन से शुद्ध ठोस पदार्थ यानी कि वह प्रक्रिया अपनाना है द्रवाकरण विधि में। यह होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई बिलियन से क्या प्राप्त किया जाता है, कोई ठोस पदार्थ, कोई बिलियन से ठोस पदार्थ। देखिए एग्जांपल है, जैसे कि कोई यानी कि गैसीय रूप में कोई जल है, जल और ठोस, कोई कुछ भी ठोस में कुछ भी हो सकता है, कोई पदार्थ ले लीजिए ठोस में। तो जैसे आप क्या कीजिएगा, जैसे कि ये दोनों के जैसे क्या है, जल है और साथ ही साथ क्या है, कोई ठोस पदार्थ है। जैसे कि ये दोनों को आप उष्मा के साथ गर्म कीजिएगा तो यानी कि संतृप्त में पहुंचेगा, संतृप्त पर पहुंचेगा। ये संतृप्त क्या होता है इसके बारे में समझाएंगे। संतृप्त जैसे ही पहुंचेगा, जैसे ये संतृप्त होगा तो ये क्या होगा, जल का जो यानी कि जल जो होगा, जल क्या होगा, ये गैसीय रूप में होगा। जैसे उष्मा गर्म करेगा, संतृप्त तो पहुंचेगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये जो है ना जल धीरे धीरे गैसीय के रूप में क्या होगा, धीरे धीरे गायब होने लगा, धीरे धीरे गायब होना। तो लास्ट में ये ठोस बच जाएगा, ठोस बिल्कुल बच जाएगा। तो यही प्रक्रिया तो रवाकरण क्रिया कहलाती है। फिर से समझिए कि वह प्रक्रिया यानी कि सिंपल समझिए कि वह बिलियन यानी कि वो भी बिलियन, वह प्रक्रिया जिसमें कहीं कि बिलियन, कोई बिलियन है, बिलियन में क्या होता है, कोई ठोस पदार्थ को प्राप्त किया जाता है, वही प्रक्रिया क्या कहता है, रवाकरण। सिंपल सी मान लीजिए कोई जल नहीं है, जल का गैसीय रूप में है, गैसीय रूप में जल है यानी गैसीय रूप में, आसानी से उसमें कोई ठोस मिला दिए, ठीक है, ठोस मिला दिए और दोनों को क्या किया कि गर्म किए। गर्म करने के बाद क्या किया कि एक संतृप्त में पहुंचता है, संतृप्त निश्चित मान पर पहुंचता है। संतृप्त के बारे में आप जब बताएंगे आप लोगों को क्लियर से समझ में, रवाकरण के बारे में अच्छी समझ में आए। लेकिन समझिए कि ये दोनों को जैसे कि समझिए सिंपल सी कि ये दोनों को जैसे गर्म करेंगे, क्या करेंगे, ये दोनों को जैसे गर्म करेंगे तो ये जल यानी कि जल होता है गैसीय में, जैसे समझा रहा है जैसे गैसीय में, तो जैसे गैसीय में आप जल को इससे गर्म करेंगे तो क्या होगा, जल है ना धीरे धीरे क्या होगा, गैसीय के रूप में धीरे धीरे गायब होगा। जैसे संतृप्त पहुंचेगा तभी, तो जैसे यानी धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जल गैसीय रूप में क्या होगा, धीरे धीरे निकल गायब हो जाएगा। तो बाकी बात क्या बचेगा, ठोस बचेगा, ठोस में जो भी होगा यानी कि ठोस में जो भी होगा वो बच जाएगा। तो यही पूरी प्रक्रिया को क्या कहता है, रवाकरण विधि प्रक्रिया कहा जाता है। सिंपल से एग्जांपल में कुछ भी ठोस के जगह पर रख लीजिए आप, सिंपल सा। तो रवाकरण की विधि में आप लोगों को तो समझ में क्लियर से आ गया होगा। अब देखिए श्रावण क्या, तो श्रावण भी सेम उसी प्रकार है। श्रावण थोड़ा सा देखिए इसमें इसका डिफिनेशन किस प्रकार दिया हुआ है, समझने का प्रयास कीजिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव को गर्म कर वाष्प में परिवर्तित किया जाता है और एवं वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में। तो देखिए ये क्या है कि इसमें कोई द्रव होता है, सेम उसी प्रकार कोई द्रव होता है और द्रव को क्या कीजिएगा, जैसे द्रव है, द्रव को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, द्रव को कोई गर्म किया जाता है। द्रव को गर्म करने के बाद उसमें वाष्प बनाया जाता है, वाष्प को फिर से जल बनाया जाता है। तो यही पूरी प्रक्रिया को श्रावण कहा जाता है। फिर से समझिए, इसमें कोई द्रव होता है, द्रव को क्या किया जाता है, गर्म करने के बाद वाष्प बनाया जाता है। अब वाष्प को बनाने के बाद फिर से वो द्रव में बनाया जाता है। यही पूरा प्रक्रिया को श्रावण करता है। अब कैसे समझेंगे तो समझिएगा। तो इसको समझने के लिए तो जैसे कि आपको क्या, कोई जल है साथ जल का, जबकि जानते हैं जल का जो क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का क्वथनांक कितना 100 डिग्री। अब मान लीजिए कोई लिक्विड कोई पदार्थ है जिसका मान क्या है 125 डिग्री सेल्सियस, जिसका डिग्री कितना 125 डिग्री सेल्सियस। तो 125 डिग्री सेल्सियस तो समझिएगा श्रवण क्या है। तो देखिए कि मान लीजिए कि देखिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं कैसे, एक मिनट थोड़ा सा इसे मिटा देता है कपूर के बारे में तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को इसके बारे में। तो देखिए कोई लिक्विड यानी कोई यहाँ भी लिक्विड द्रव है, कोई भी लिक्विड है। तो क्या कीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि देखिए आप लोग समझिएगा, एक यानी कि एक परख नली है, परख नली में आप जल लेनी है, जल का जबकि जानते हैं जल का कितना क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे गर्म करेंगे तो पूरा गायब हो जाए। तो क्या कीजिए, आप इसे उष्मा दे रहे हैं तो इसमें कि एक अलग परख नली बना दिए जिसमें कि एक और परख नली यहाँ पे। तो जैसे क्या है कि कोई स्टैंड के सहायता से आप यहाँ यानी कि गर्म कर स्टैंड को पकड़ के यहाँ गर्म कर स्टैंड को यहाँ यानी कि स्टैंड की सहायता से यहाँ के उष्मा यानी कि कर भी दे रहे हैं। तो आपको यानी कि जो जल जो है, जल को और साथ कोई जो दूसरा लिक्विड पदार्थ है वो दोनों को गर्म किया जा रहा है, जल को और साथ ही साथ जो यानी कि अलग जो लिक्विड पदार्थ है उसे भी क्या किया जाएगा, गर्म किया जा रहा है। और जबकि जानते हैं कि जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है और जो कि दूसरा जो लिक्विड है उसका डिग्री कितना होता है 125 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और हम क्या जो गर्म कर रहे हैं ना, गर्म कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस ही इसको इस पर गर्म कर रहे हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जब से गर्म करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो इसमें जो जल है हमको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे जल पहुंचेगा तो जल क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो जल जैसे गायब होगा तो ये परख नली जो जुड़ा होता है, परख नली के सहायता से यहाँ से दूसरा परख नली है तो इसमें बूंद की सहायता से तो जल जमा हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, तो क्या बचेगा जो अलग यानी कि लिक्विड पदार्थ जो अलग था वो बचेगा, क्योंकि हम 125 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म कर देते हैं, ये भी गर्म होकर गायब एक ही साथ नहीं देता है।
तो हम इसको समझने के लिए, श्रवण को समझने के लिए देखिए क्वथनांक का यानी कि दोनों का जो क्वथनांक मतलब क्वथनांक का जो मान जैसे कि डिग्री सेल्सियस जो है दोनों का एक जैसा नहीं रहना चाहिए। एक जैसा रहेगा तो श्रवण की विधि वहाँ अपना वहाँ यानी कि काम नहीं करेगा। श्रवण का विधि तभी करेंगे जबकि जब लिक्विड पदार्थ लिए कि दो मिश्रणीय पदार्थ लिए जिसमें कि देखिए दोनों का जो सेल्सियस यानी कि दोनों का सेंटीग्रेड अलग होना चाहिए। जल का देखिए सेंटीग्रेड कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि देखिए लिक्विड कोई दूसरा अलग है सेंटीग्रेड कितना 125 डिग्री सेल्सियस। जबकि देखिए क्वथनांक का अंतर कितना होना चाहिए 5 डिग्री सेल्सियस, इसलिए 5 डिग्री सेल्सियस हम कोई अलग यानी कि लिक्विड पदार्थ का लिए। तो फिर से समझिए कि श्रवण को समझने के लिए पहले क्या किए हम जल के जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस अलग पदार्थ लिए कितना है जिसका डिग्री 150 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या किए जल का और जो लिक्विड यानी कि अलग पदार्थ था उसको क्या किए एक प्रणाली में क्या किए मिला दिए। और मिला देने के बाद क्या किए 100 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म किए। गर्म करने के बाद क्या होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे हम जल को गर्म करेंगे तो पूरा जल गायब हो जाएगा। ऐसे क्या कि गर्म ऐसे क्या कि एक परख नली के दूसरा परख नली में जोड़ दिए। आज जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया तो जल क्या होगा पूरा गायब होगा दूसरा परख नली में चला जाएगा। अब हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही गर्म करेंगे तो क्या होगा पूरा जल गायब हो जाएगा। जैसे दूसरा जल नली में क्या होता है बाकी बात क्या हो जाएगा लास्ट में ये लिक्विड पदार्थ 125 डिग्री सेल्सियस पर गर्म नहीं किया जा रहा था जिसके कारण जो अलग जो लिक्विड पदार्थ अलग था जो 125 डिग्री सेल्सियस जो अलग पदार्थ था वो क्या होगा नहीं रह जाएगा। अब बाकी बात जो जल होगा वो अलग। तो वही तो बोला है कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव को यानी कि दो द्रव है जिसमें द्रव को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित किया जाता है एवं वाष्प को मैंने यही जो वाष्प को ठंडा करके क्या किया था वाष्प को पुनः फिर क्या द्रव ही बना देता। तो यही प्रक्रिया को क्या कहा जाता है श्रवण करता है पृथक क्रिया कहा सकता है। जैसे कि फिर समझिए क्वथनांक पर आधारित तभी होगा यानी क्वथनांक पर आधारित ही तभी होगा जबकि दोनों का जो क्वथनांक होता है यानी क्वथनांक अलग होना चाहिए। जैसे कि जल का लिए 100 डिग्री सेल्सियस और अलग जो लिक्विड पदार्थ है उसका 125 था इसीलिए होना चाहिए क्वथनांक का जो अंतर होने से लगभग 5 डिग्री सेल्सियस होगा तभी दोनों का श्रवण की विधि तभी काम करेगा ऐसे नहीं करेगा। फिर से रिपीट करें चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय पृथक्करण किसे कहेंगे चुंबकीय पृथक्करण उसे कहेंगे जिसमें कि जो इसमें चुंबकीय और चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ से अलग किया जाता है। बिल्कुल समझ गए। जैसे कि देखें एग्जांपल का आपको बता दें धातु कर्म ज्यादा करके चुंबकीय पृथक्करण का इस्तेमाल हम धातु कर्म जैसे खदान से या लोहा को जब निकालते हैं तो जो चुंबक को जब निकालते हैं तो उसमें चुंबकीय पदार्थ का ज्यादा इस्तेमाल किया। जैसे चुंबक में जैसे लोहा का निकालता है बहुत सारा वगैरह धूल कंकड़ वगैरह बहुत सारा आ जाता है इसमें चुंबकीय पृथक्करण के साथ क्या किया जाता है अलग किया जाता है। एक मिनट सॉरी।